नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के 4 पार्ट देख लिए थे वीडियोस, ठीक है। और आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में। मेडिएवल हिस्ट्री आज समाप्त हो जाएगा एक ही पार्ट में, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस मेडिएवल हिस्ट्री से पूछे नहीं जाते हैं। ये पिछले साल के विषयवार प्रश्न पत्र है, जो कि आपको आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, नंबर्स है, जहां से आप पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर से जरूर जुड़िए। और ये लिस्ट है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे सीरीज के दौरान, ठीक है। तो आज मेडिएवल हिस्ट्री हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। Who was the first Muslim ruler to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine right of the king? सीधा सा बात है कि राजत्व का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। तो ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, या फिर इसमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने क्या किया था? राजत्व का सिद्धांत दिया था, ठीक है। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया था, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। और इसने क्या किया था? इसने क्या किया था? जो तुर्काने चहलगानी था उसको समाप्त किया था इसने। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है तुर्काने चहलगानी को किसने समाप्त किया। राजत्व का सिद्धांत दिया था बलबन ने। इसका मतलब होता है कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। कहां पर? जमीन पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ओके। इसके कहने का ये मतलब था, ठीक है। बलबन ने और क्या किया था? लौह एवं रक्त का नीति अपनाया था। लौह एवं रक्त का नीति जो होता है वो अपनाया था बलबन ने। यह सब एक लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ईश्वर का प्रतिनिधि जो राजा को कहा जाता था, उसको नाम क्या दिया गया था? नियाबत-ए खुदाई। नियाबत-ए खुदाई कहा गया, ठीक है। नियाबत-ए खुदाई कहा गया, ओके, याद रखिएगा, ठीक। ये सब चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके अलावा उसने क्या किया? बलबन ने सिजदा एवं पैबोस जो है ईरानी प्रथा थी, उसको अपने दरबार में लागू किया। सिजदा एवं पैबोस। और इसके अलावा नवरोज त्योहार जो है वो भी बलबन ने शुरू करवाया था, ठीक है। नवरोज त्योहार क्या होता है? फारसी साल का पहला दिन होता है, ठीक है। उसी दिन नवरोज त्योहार मनाया जाता है, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा। सिजदा एवं पैबोस हो गया, तुर्काने चहलगानी का अंत हो गया, नवरोज त्योहार हो गया, राजत्व का सिद्धांत कहने का मतलब कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है जमीन पर। फिर लौह एवं रक्त का नीति हो गया, फिर और ये ईश्वर का प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? नियाबत खुदाई कहा जाता था, ठीक है। यह सब बलबन के बारे में पूछा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो यह जो है आपका 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था, या 13वीं शताब्दी से, 14वीं, 15वीं, या फिर कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी। बीपीएससी ने आंसर जो माना है वो 12वीं शताब्दी को ही माना है। वैसे आप यदि इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस इसके मिलते हैं, ठीक है। तो बीपीएससी ने चूंकि माना है 12वीं शताब्दी, तो हम लोग भी 12वीं शताब्दी लेकर के ही चलेंगे। इसके बारे में यदि देखें तो सबसे पहले जो है आपका जो भारत में मिलता है 1105 ईस्वी का, एक तरह से कह सकते हैं 1105 ईस्वी का कागज का जो सैंपल है वो आशुतोष संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। आशुतोष नाम का संग्रहालय है जो कि आपका कलकत्ता में, ठीक है। वहां पर 1105 ईस्वी का पेपर जो है वो रखा गया है, ठीक है। और इसका नाम है क्या है? इसका नाम है पंचरक्षा। इसका नाम क्या है? पंचरक्षा है, ठीक है। और यह जो है
फिलहाल भारत में उपलब्ध प्राचीनतम प्रमाण है पेपर का। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए, और 1105 हो गया तो 12वीं शताब्दी हो ही गया। दूसरा कि सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता से कागज के इस्तेमाल होने का प्रमाण मिलने लगता है, ठीक है, लेकिन यह कोई मतलब एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको माना नहीं जाता है, ठीक है। वैसे पता चलने लगता है कि वहां पर पेपर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। इसके अलावा यदि देखें तो सबसे पहला जो कागज मिल स्थापित किया गया था, कागज मिल की जब चर्चा होती है तो सबसे पहला जो कागज मिल स्थापित किया गया था वो 12वीं शताब्दी में मुगल काल में, मुगल काल में जो कश्मीर था वहां का शासक हुआ करता था जैनुलाब्दीन, ठीक है, जैनुलाब्दीन। उसके समय में पहला जो पेपर मिल था वो स्थापित किया गया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। यदि हम लोग आधुनिक पेपर मिलों की बात करें, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आधुनिक पेपर मिलों की बात करें, मॉडर्न पेपर मिल्स की बात करें तो 1870 में हुगली नदी के किनारे बाली नामक स्थान पर पहला पेपर मिल खोला गया था, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें तो 1882 में आपका टीटागढ़ में पेपर मिल खोला गया था, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें तो 1887 ईस्वी में बंगाल में एक पेपर मिल खोला गया था, लेकिन ये दोनों जो मिल था ये असफल हो गया था, ठीक है, ठीक से चल नहीं पाया था, ओके। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो 1925 में गोपाल पेपर मिल खोला गया जो कि सफल रहा। उसके बाद 1933 में गुजरात में एक पेपर मिल खोला गया, ठीक है, गुजरात में, ठीक। और उसके बाद यदि बात करें तो 1936 में सहारनपुर में, ओके, ये सब याद रखिएगा, ये सब याद रखने वाली चीज है। और 1937 में मैसूर में एक पेपर मिल खोला गया, ठीक है। ये सब जो मिल थे ये सारे मॉडर्न पेपर मिल्स थे और ये सारे सफल रहे थे, सक्सेसफुल थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पेपर का इतिहास मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम आगे क्वेश्चंस पे चल सके, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर यदि देखें तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो हुआ वो अकबर के टाइम में शुरू हुआ। हालांकि चित्रकारी जो है वो जहांगीर के समय में चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब मुगल काल चल रहा था उस समय, लेकिन यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है वो हुआ था कहाँ पर? अकबर के टाइम में। और इसकी विशेषता क्या थी? व्यक्ति विशेष का चित्रण, व्यक्ति विशेष का जो चित्रण था वो इसकी विशेषता थी, ठीक है। व्यक्ति विशेष का चित्रण इसमें किया जाता था, सबसे पहला तो विशेषता ये था। दूसरी विशेषता ये थी कि आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना, जो आगे दिखने वाली वस्तु होती थी उनको छोटे आकार में बनाया जाता था, ठीक है। यह भी एक विशेषता थी इसकी। अकबर के दरबार में यदि बात करें तो मिस्किन और दशवंत बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिस्किन और दशवंत का नाम आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। और 1600 ईस्वी में कौन था? अकबर था, अकबर का शासन चल रहा था, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, ठीक है। कब से कब तक अकबर का शासन था ये याद रखना जरूरी है। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन हुआ करता था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? साहिब पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से, या फिर पांचवा ऑप्शन तो आपको पता ही है कि क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा विभाग। दीवाने अर्ज जो था वो रक्षा विभाग से संबंधित था और इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी, ठीक है। गुलाम वंश के दौरान बलबन ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और दीवाने अर्ज जो था वो तो
मतलब रक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी हुआ करता था। अधिकारी जो था उसको दीवाने अर्ज कहा जाता था। विभाग को क्या कहा जाता था? विभाग को कहा जाता था दीवाने आरिज, दीवान ए आरिज, या फिर इसी को कहा जाता था आरिजे मुबालिक, आरिज, आरिज ए मुमालिक, इसको ये भी कहा जाता था। ठीक है, आरिज ए मुमालिक। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों टर्म। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवा, आसफ खान। और पांचवा ऑप्शन तो आप जानते ही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन हसन। इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था जफर खान। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? जफर खान था। और यही जो है आपका हसन गंगू भी कहलाता था। हसन गंगू भी यही कहलाता था। नाम से भी स्पष्ट है, अलाउद्दीन हसन, हसन गंगू। ठीक है, और यही जो है आपका हसन गंगू, ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था 1347 ईस्वी में। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक का जब लास्ट टाइम चल रहा था, शासनकाल का अंतिम समय चल रहा था, तब की ये बात है 1347 की। ठीक है, और इसी ने स्थापना की थी किसकी? बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक, सबसे पहला तो ये चीज। अब इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी जो थी वो गुलबर्गा थी। यह याद रखिएगा कि इसकी राजधानी कहाँ थी? बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। और इसको क्या कहा जाता था? अहसानाबाद भी कहा जाता था। गुलबर्गा को अहसानाबाद भी कहा जाता था। तो राजधानी यदि पूछा जाए तो गुलबर्गा या फिर अहसानाबाद। और इसने क्या किया था? अलाउद्दीन हसन ने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था। ये एक अच्छा काम किया था इसने, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय, कृष्ण राय प्रथम, और पांचवा ऑप्शन तो आपको पता ही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहां पर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो था वह भारत में आया था। देवराय द्वितीय का जो शासनकाल है वो है 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक। ठीक है, 1422 से 1446 ईस्वी तक। और यदि हम लोग बात करें तो ये जो अब्दुल रज्जाक है, इसका यात्रा वृत्तांत जो है उसको जाना जाता है किस नाम से? सदाइन, मैं लिख देता हूं, सदाइन वा मज्म, सदाइन व मज्म अल बहरीन, उल बहरीन, इस नाम से इसने यात्रा वृत्तांत लिखा था अब्दुल रज्जाक ने। ठीक है, याद रखिएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और ई ऑप्शन तो आपको पता ही है। तो मैंने आपको बताया है कि दसवंत और बसावन, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि दसवंत किसके शासनकाल में था? अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार था। तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? दसवंत और बसावन अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकारी थे। दरअसल क्या है, आईने अकबरी, आईने अकबरी में अबुल फजल ने बहुत सारे चित्रकारों का जिक्र किया है जो कि अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है, अबुल फजल का यह रचना है आईने अकबरी, जिसमें दिया हुआ है। तो इसी में नाम दिया हुआ है, दसवंत है, बसावन है, मस्किन है, केशव लाल है, मुकुंद है, फारूक है, कलम है, माधव है, जगन्नाथ है, फिर महेश है, खेमकरण है, तारा है, सांवल है, और हरिवंश है। ठीक है, तो ये सब जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के शासनकाल में। ठीक, यह आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखने पर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नन्यदेव, नरसिम्हादेव, विजयदेव, हरिदेव, या फिर कोई नहीं? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। याद रखिएगा, 1097-98 में स्थापना हुई थी किसकी? कर्नाट वंश की। ठीक, याद रखिएगा। राजधानी कहाँ थी? मिथिला, मिथिला या फिर तिरहुत में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मिथिला या फिर तिरहुत में इसकी स्थापना हुई थी। मिथिला का वंश ही इसको कहा जाता है। राजधानी इसकी कहाँ थी? सिमरावगढ़, राजधानी जो थी वो सिमरावगढ़ थी। ठीक है, मिथिला में ही पड़ता है सिमरावगढ़, जहां पर इसकी राजधानी थी। ठीक है, कर्नाट वंश का शासन जो है वो मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा, मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है कर्नाट वंश के शासन को।
ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासन को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कर्नाट वंश के शासन को। 1378 ईस्वी तक यह शासन चला था कर्नाट वंश का, और उसके बाद 1378 ईस्वी में इसका अंत हो गया था। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी, और पांचवा ऑप्शन तो आपको याद ही है। और पांचवा ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन? बख्तियार खिलजी। 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के बीच में इसने बिहार में चढ़ाई की थी, ठीक है, भारत में आया था और बिहार में इसने चढ़ाई की। इसने क्या किया? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दुर्ग समझ करके नष्ट कर दिया, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया और ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है कि नालंदा जिले में है, बिहार में, और ये आपका विक्रमशिला जो है वो भागलपुर में पड़ता है, भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय पड़ता है। और इसके अलावा ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। 1204-5 में इसने क्या किया? बंगाल पर आक्रमण किया। 1204-5 में इसने बंगाल पर आक्रमण किया और वहां का शासन कौन था? लक्ष्मण सेन था, लक्ष्मण सेन था, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, या फिर हरि ब्रह्मदेव, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहां पर यदि हम लोग बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के जो लेखक हैं उनका नाम है चंदेश्वर, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। और ये जो है 1924 में प्रकाशित हुआ था, 1924 में प्रकाशित हुआ था बिहार और ओडिशा रिसर्च सोसाइटी के द्वारा। और यह जो है एक संस्कृत ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा, संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। और कर्नाट वंश का जो अंतिम राजा था हरि सिंह देव, ठीक है, कर्नाट वंश का अंतिम राजा था हरि सिंह देव, उसके शासनकाल में ये युद्ध के मंत्री थे। हरि सिंह देव उसके शासनकाल में ये जो चंदेश्वर थे वो युद्ध और शांति के मंत्री थे, साथ ही मुख्य न्यायाधीश भी थे, सीजेआई भी थे, मतलब चीफ जस्टिस भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मधुबनी में हुआ था। क्योंकि बिहार में जन्म हुआ था इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। मधुबनी में जन्म हुआ था। इन्होंने 7 पुस्तकों का एक सेट लिखा था जिसको कि कहा जाता है सप्त रत्नाकर कहा जाता है इनके 7 पुस्तकों के सेट को, ठीक है। और ये जो लिखा गया था वो मैथिली भाषा में लिखा गया था, मैथिली भाषा में लिखा गया था। कब? 14वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये सारी फैक्ट जो है चंदेश्वर जी के बारे में आप याद रखिएगा, राजनीति रत्नाकर। आगे, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि, बोधराज, पारामल, या फिर विद्यापति। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मौली कवि। मौली कवि ने लिखा था उद्वंत प्रकाश, ठीक है। जगदीशपुर के उज्जैनीय राजपूतों का इतिहास इसमें लिखा गया है। उद्वंत प्रकाश में जगदीशपुर के उज्जैनीय राजपूतों का इतिहास लिखा गया है। 1747 में यह प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1747 में यह प्रकाशित हुआ था। और इसका संबंध वीर कुंवर सिंह से है, क्योंकि जगदीशपुर के राजपूतों का इतिहास है तो वीर कुंवर सिंह से इनका बहुत तगड़ा संबंध है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। उद्वंत प्रकाश, लेखक कौन? मौली कवि। चलिए आगे देख लेते हैं। नालंदा बिहार को विध्वंस किया था? अभी जस्ट मैंने बताया बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। अभी जस्ट मैंने बताया था बख्तियार खिलजी के बारे में, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था 1193 से लेकर और 1202 ईस्वी के बीच में, ठीक है। और इसकी चर्चा कहाँ की जाती है? तबकाते नासिरी में, तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक जो है इसमें यह चर्चा मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्नाट वंश का अंतिम राजा कौन था? अभी जस्ट मैंने बताया है ऊपर डिटेल में, हरसिम्हा, राम सिंह, मती सिम्हा, या फिर श्याम सिम्हा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हरि सिम्हा नहीं हरि सिंह होना चाहिए। हर सिम्हा देकर के कंफ्यूज कर रहा है, हरि सिंह देव होना चाहिए, हरि सिंह देव। लेकिन ये ऐसा जो है ना करते रहता है बीपीएससी, इसलिए आपको आदत हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हरसिम्हा भी यदि देता है तो आपको याद रहना चाहिए हरि सिंह देव इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया भी था, ठीक। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन? हरि सिंह देव। चलिए आगे देख लेते हैं।
ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या फिर मीनार है? आंसर क्या हो जाएगा? मस्जिद है। ढाई दिन का झोपड़ा जो है वो एक मस्जिद है, ठीक है। और यह बनवाया गया था अजमेर में, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। याद रखिएगा, ऐबक के द्वारा बनवाया गया था और यह एक क्या है? मस्जिद है, ठीक है। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी जो है वो बनवाया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यह भी जो है ऐबक ने ही बनवाया था, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में शुरुआत में दिक्कत हुई। चलिए आगे देख लेते हैं। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, अरबी, तुर्की या फिर उर्दू? तुजुके बाबरी, ठीक है, ये आपका किस भाषा में लिखा गया था? क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में ये लिखा गया था, तुजुके बाबरी, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? बाबरनामा भी कहा जाता है, जो कि बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। तुजुके बाबरी या फिर बाबरनामा, ठीक, याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि जो राजभाषा थी मुगलों की वो फारसी थी, ठीक है। राजभाषा क्या थी? फारसी थी। हालांकि ये ग्रंथ जो है वो तुर्की में लिखा गया था, ठीक है। ये बाबर की आत्मकथा है। चलिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या फिर शक्ति सिंह? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो एक सैन्य टुकड़ी थी उसके सेनापति कौन थे? हकीम खान थे, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 1576 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह, मुगल सेनापति कौन थे? मान सिंह थे, मान सिंह थे। और साथ में कौन थे? आसफ खान, आसफ खान, ठीक है, आसफ खान। मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खान थे। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। निश्चित तौर पर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हकीम खान जो था, हकीम खान जो थे उन्होंने हकीम खान सूर ने प्रताप का नेतृत्व किया था। महाराणा प्रताप के एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया था। इनका पूरा नाम क्या था? हकीम खान सूर, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? यह क्वेश्चन है। रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज इनको कहा जाता है, ठीक है। तो 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की और राज्याभिषेक करवाया था। इनका राज्याभिषेक जो करवाया था वो किन्होंने करवाया था? गंगा भट्ट, नाम है गंगा भट्ट। बनारस के बहुत प्रकांड पंडित थे गंगा भट्ट या फिर पंडित विश्वेश्वर, ठीक है। तो दोनों नाम आता है, पंडित विश्वेश्वर या फिर गंगा भट्ट, दोनों एक ही इंसान थे जिन्होंने इनका राज्याभिषेक करवाया था। बनारस के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको अपना अख्ता प्रदान किया था? प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या फिर नासिरुद्दीन कुबाचा? किसको किया था? मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम अपना अख्ता प्रदान किसको किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। कब किया था? 1191 ईस्वी में किया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 1192 ईस्वी में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और उसकी युद्ध में भूमिका से प्रसिद्ध हो, मतलब कि खुश हो करके उसने क्या किया? कुहराम और सामना का शासक इसको नियुक्त कर दिया, ठीक है। कुहराम और सामना का प्रशासक नियुक्त कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1192 से लेकर 1206 ईस्वी में तक, 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक, जब तक ये रहा तब तक इसने उत्तर भारत में जितने भी गोरी के जीते हुए साम्राज्य थे उनका प्रशासक बनकर के यह रहा, ठीक है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 से 1206 ईस्वी तक। और 1191 में इक्ता प्रदान किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन,
अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे खालसा भूमि जो है वो काफी अधिक संख्या में विकसित हुई थी। ठीक है, निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के थे? चांदी, चांदी तांबा, सोना, चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। तो यदि बात करें तो टंका जो था वो आपका चांदी का था, ससगनी जो था वो भी चांदी का था, और जीतल जो था वो तांबा का था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा इसका। टंका चांदी, ससगनी चांदी और जीतल जो था वो तांबा का था, याद रखिएगा। और यहां पर ये भी याद रखिएगा कि टंका और जीतल का जो अनुपात था वो कितना हुआ करता था? टंका और जीतल का अनुपात 1:48 हुआ करता था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 मासा की रचना किसने की? 12 मासा की रचना किसने की? अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर रसखान। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। साथ ही आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही मशहूर हुआ था ये, पद्मावत। पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की भी रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, याद रखिएगा। राजा रतन सिंह और महारानी पद्मावती की यह प्रेम कहानी है। ठीक है, और साथ में अलाउद्दीन खिलजी से उसका संबंध जोड़ करके देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने पद्मावत भी लिखा, इसके अलावा अखरावट जो है वो भी इन्होंने लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, और साथ में आखिरी कलाम इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तीनों पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और साथ में 12 मासा, ये चारों किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ फिस्कल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों में आमदनी या फिर मुद्रा प्रणाली, सेस, लैंड रेवेन्यू, प्रॉफिट फ्रॉम पोर्ट्स या फिर करेंसी सिस्टम। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 का भी, भू राजस्व। भू राजस्व जो था वह वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, यहाँ पर शिष्ट जो था वो भूमि कर हुआ करता था। भूमि कर को क्या कहा जाता था? शिष्ट कहा जाता था। ठीक है, और जो कि लिया कितना जाता था? उपज का 1/6 भाग लिया जाता था भूमि कर के रूप में। राजस्व विभाग जो था उसको क्या कहा जाता था? अस्थवन या फिर अथवन कहा जाता था राजस्व विभाग को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा या फिर अफगानों की आपसी फूट। आंसर क्या हो जाएगा? उसकी सैन्य कुशलता। बाबर की जो सैन्य कुशलता थी वही पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का प्रमुख कारण हुआ करता था। ठीक है, और यह हुआ कब था? पानीपत का जो युद्ध हुआ था वह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट है, जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी या फिर अकबर। जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? ये क्वेश्चन है। जाबती प्रणाली जो थी वह अकबर की उपज थी। ठीक है, अकबर के टाइम में जाबती प्रणाली जो है वो लागू किया गया था। किसके द्वारा? 1570-71 में टोडरमल के द्वारा खालसा भूमि पर जाबती प्रणाली शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। भूमि की पैमाइश एवं खेतों का मूल वास्तविक पैदावार पर आधारित ये होता था। ठीक है, खेतों की पैमाइश मतलब भूमि की जो पैमाइश होती थी, माप होता था, उस पर आधारित होता था, और साथ में खेतों की जो मूल वास्तविक पैदावार थी उस पर आधारित हुआ करता था ये जाबती प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून या फिर कृषि संबंधित कर। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा राज्य कानून से। ये क्या था? जवाबित जो था वह एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष कर हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा, एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष कर हुआ करता था। तो राज्य का धर्मनिरपेक्ष कानून हुआ करता था, धर्मनिरपेक्ष कानून हुआ करता था। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? राज्य कानून से हो जाएगा, जवाबित का संबंध, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कंदूज या फिर गजनी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंधार। कंधार जो था वह दोनों के बीच में, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में नाक का सवाल बन बैठा था। ठीक है, ये किस कारण से बन बैठा था ये आप डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार थी। ठीक है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा जहांगीर। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। याद रखिएगा, दो अस्पा में क्या होता था? सवार पद के दो गुने घोड़े हुआ करते थे, और सिंह अस्पा में सवार पद के 3 गुने घोड़े हुआ करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, 3 गुने घोड़े सिंह अस्पा में और 2 अस्पा में 2 गुने घोड़े। ठीक, आगे सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरंजामी प्रथा की यदि बात करें तो यह जो था आपका मराठा भू राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, मराठा भू राजस्व प्रथा जो थी उसी को सरंजामी प्रथा कहा जाता था। ठीक है, मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि निर्वहन के लिए दी जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी में 1612 में अंग्रेजों ने, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने 1612 में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, या फिर अंग्रेजों के द्वारा 1612 में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? गोवा, हुगली, अर्काट या फिर सूरत। तो अंग्रेजों के द्वारा पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था वो किया गया था आपका सूरत में। ठीक है, सूरत में कब किया गया था? 1611 में। 1611 ईस्वी में क्या हुआ कि कैप्टन मिडल्टन जो था 1611 ईस्वी में कहाँ गया? मुगल गवर्नर से अनुमति उसने प्राप्त किया था। ठीक है, 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने मुगल गवर्नर से अनुमति प्राप्त किया था और उसके बाद 1611 में सूरत में उसने पहला कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर उस पहले शासक को चुनिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का द्वितीय या फिर देवराय द्वितीय। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय वह पहला शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिहर द्वितीय की बात करें तो यह जो था बुक्का का पुत्र था। हरिहर और बुक्का जो था उसी ने स्थापित किया था विजयनगर साम्राज्य। तो यह जो था आपका बुक्का का पुत्र था। 1377 ईस्वी में यह जो है सिंहासन पर बैठा था। ओके, और हरिहर द्वितीय जो था वह बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीन लिया था। बेलगांव भी छीना था, केवल गोवा ही नहीं, बेलगांव भी छीन लिया था इसने। ठीक है, याद रखिए। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा आदत नहीं है। चलिए 32 में देख लेते हैं। किस अंग्रेज व्यक्ति ने जहांगीर से खान की उपाधि प्राप्त की थी? कप्तान हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हॉकिंस। कप्तान हॉकिंस जो था वही आपका आया था जहांगीर के दरबार में और उसी को उसने फिरंगी खां या फिर इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखिएगा, फिरंगी खां या फिर इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने कप्तान हॉकिंस को। ठीक है, और यह कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था जेम्स प्रथम का खत लेकर के। ठीक है, इंग्लैंड का जो सम्राट था जेम्स प्रथम, उसी का पत्र लेकर के पहुंचा था। कहां पर पहुंचा था? सूरत पहुंचा था। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या फिर जहांदार शाह। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था, क्योंकि मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ठीक है, नादिर शाह ने आक्रमण किया 1739 ईस्वी में और उसने क्या किया? करनाल युद्ध में मुगलों को पराजित किया और फिर जो है लेकर के चला गया मयूर सिंहासन। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं और दोनों का मिलान करना है। ठीक है, पहला है नागानंद, हर्षचरित, तुगलकनामा और
तोहफत उल मोहवेदिल, ठीक है, और पांचवा है नील दर्पण। और इधर दिया हुआ कॉलम 2 में दिया हुआ है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अमीर खुसरो, राजा राम मोहन राय, अब्दुल मालिक इशामी और दीनबंधु मित्र। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़े हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं कि नील दर्पण जो लिखा था वो दीनबंधु मित्र ने लिखा था, ठीक है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो हर्षचरित्र जो है, हर्षचरित्र जो है वो हर्ष के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनका लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल ये दोनों पता होने से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, ई का 6 हो जाएगा, है ना, ई का हो जाएगा 6। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों में से हम लोगों को चुनना है अब, ठीक है। और हर्षचरित लिखा था बाणभट्ट ने, तो मतलब बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो आंसर क्या हमारा सही हो जाएगा 2 1 3 4 6, 2 1 3 4 6। नागानंद किसने लिखा, हर्षवर्धन ने लिखा, ठीक है। हर्षचरित किसने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा, ठीक है। उसके बाद तोहफत उल मोवेद्दिल, यह जो लिखा वो किसने लिखा, राजा राम मोहन राय ने लिखा। और नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे जो ग्रंथ हैं या फिर किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनके बारे में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, खराज, खुम्स, उस्र और मुक्तई। सही कूट का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका केवल एकमात्र खुम्स जो है वो क्या था, शत्रु राज्य से लूटा हुआ जो धन होता था, तो लूट का जो धन होता था उसको खुम्स कहा जाता था। बाकी आपका खराज, उस्र और मुक्तई जो है वो आपका भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर ही था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 को 3 कर लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो खुम्स तो था वो लूट का धन तो हुआ करता था, इसका 4/5 जो है वो सैनिकों को दिया जाता था और 1/5 जो है वो राज्य के राजस्व में जोड़ा जाता था, ठीक है। राज्य के राजस्व में जोड़ा जाता था, राजकोष में डाला जाता था। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी और साथ में आपका मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी जिसको कहते हैं, इन दोनों ने उल्टा किया। इन दोनों ने क्या किया, 4/5 राज्य में डाला और 1/5 सैनिकों को दिया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट का जो धन था उसके साथ उल्टा किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनऊ थी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गुलाम वंश का प्रथम शासक था। गुलाम वंश या फिर इसको कहा जाता है ममलुक सुल्तान वंश, ठीक है। तो यह पहला शासक था। 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था, यह भी याद रखिएगा निश्चित तौर पर। और इसने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी, यह जरूर याद रखिएगा। सिपह सलार अपने आप को कहा करता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या फिर उलुग खां। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका जफर खां। जफर खां की मृत्यु हो गई थी मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि क्रमानुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो देवरा का जो युद्ध हुआ था, देवरा जो हुआ वो कब हुआ, 1531 में हुआ, ठीक है। उसके बाद यदि देखें चौसा, चौसा कब हुआ, 1539 में हुआ, ठीक है। उसके बाद देखें तो कन्नौज, कन्नौज का जो युद्ध हुआ वो आपका 1540 में हुआ। और सरहिंद का जो युद्ध हुआ, सरहिंद का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1555 में, ठीक है। तो अब आप लगा सकते हैं देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें जो है आपका देवरा के युद्ध में अफगानों से जीत गया था, अफगानों से यह युद्ध हुआ था और
हुमायूं जो था वो जीत गया था। चौसा का युद्ध की बात करें तो चौसा का युद्ध शेर शाह से हुआ था जिसमें वह हार गया था। कन्नौज का युद्ध भी शेर शाह से हुआ जिसमें जीत गया था वो, ठीक है। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में हुआ, ठीक है। तो ये चारों चीजें याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? वीए स्मिथ, जे.एन. सरकार, ए.एल. श्रीवास्तव या फिर कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 39 का देखें यदि हम लोग तो ए.एल. श्रीवास्तव, ए.एल. श्रीवास्तव की एक पुस्तक थी जिसका नाम था मुगल कालीन भारत। इसका क्या नाम था? मुगल कालीन भारत, ठीक है। और इसी में उन्होंने लिखा है कि शाहजहां का जो शासनकाल था वो मुगल काल का स्वर्ण युग था, ठीक है। ए.एल. श्रीवास्तव याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनहाज उल सिराज और जियाउद्दीन बर्नी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज ने लिखा है तबकाते नासिरी। और इसमें सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित यह है, ठीक है। नसीरुद्दीन, सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया है, इसीलिए इसका नाम है तबकाते नासिरी, ठीक है, याद रखिएगा। और रॉबर्टी नाम के अंग्रेज के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ठीक है। रॉबर्टी नाम था जिसने अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। और इसमें मोहम्मद गोरी के भारत विजय का भी वर्णन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी के भारत विजय का वर्णन इसमें किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहां पर? कुतुब मीनार के निकट करवाया था, दिल्ली में, ठीक है। और यह जो है लाल पत्थर से बना हुआ है और साथ में संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। लाल पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। 1311 में यह बनवाया गया था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है, निश्चित तौर पर। चलिए आगे देख लेते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम और जहांगीर। आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी, ठीक है, गुलबदन बेगम, ठीक, याद रखिएगा। और किस भाषा में? फारसी भाषा में यह लिखा गया है, यह भी याद रखिएगा, हुमायूं नामा। चलिए आगे देख लेते हैं, हुमायूं का बायोग्राफी इसको कह सकते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां या फिर शाहजहां? नूरजहां तो होगा ही नहीं, ठीक है। किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण? तो देखें हम लोग, किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने बहुत सारे मकबरों का निर्माण या फिर जो आपके पुराने महल वगैरह होते हैं, ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो बहुत सारे जगहों का निर्माण इसने करवाया था, ठीक है। मस्जिदों का भी निर्माण बहुत सारा करवाया था, याद रखिएगा। 1648 ईस्वी में लाल किला का निर्माण जो है वो पूर्ण हो गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसका 2 दरवाजा है। पश्चिमी दरवाजा जो है इसको लाहौरी दरवाजा कहा जाता है, लाहौरी गेट या फिर आपका लाहौरी दरवाजा कहा जाता है। और दक्षिणी जो है उसको क्या कहा जाता है? दिल्ली गेट, दिल्ली गेट या फिर दिल्ली दरवाजा कहा जाता है, ठीक है। तो यदि आप लोग देखे होंगे 26 जनवरी या नहीं 15 अगस्त का यदि आप लोग देखे होंगे तो लाहौरी दरवाजा से इंटर किए थे नरेंद्र मोदी जी, है ना, बार बार आ रहा था न्यूज चैनल पर, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? कलहन, बिलहन, जैनक और चंद्रबरदाई। तो अभी हाल ही में पृथ्वीराज पर मूवी भी आई थी, आप लोगों को पता होगा। उनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई जिन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की, और उसी में उन्होंने लिखा है 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तेते पे सुल्तान है मत चुको चौहान, है ना। आगे देख लेते हैं, खजुराहो मंदिर की वास्तुकला में किसने योगदान दिया? चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चहमान या फिर परमार। यहाँ पर प्रमार नहीं परमार होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने किया था। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चंदेल। चंदेलों के टाइम पे खजुराहो मंदिर की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था चंदेलों ने, ठीक है। और यह जो है आपका कहाँ पर स्थित है? खजुराहो मंदिर जो है वह छतरपुर जिला में स्थित है। छतरपुर दिल्ली वाला नहीं, छतरपुर जिला कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश में यह स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा।
और इसमें जो है कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो सर्वोत्तम है। कंदरिया महादेव मंदिर है जो कि खजुराहो के मंदिरों में प्रसिद्ध है, ठीक है, सबसे फेमस है। चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान या फिर गजपति? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, ठीक है, याद रखिएगा। और यह गोलकुंडा कहाँ स्थित है? अभी जो है तेलंगाना में स्थित होगा, ठीक है, तेलंगाना या फिर हैदराबाद में स्थित होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मसनवी, मसनवी बाबर द्वारा मुस्लिम कानून का संकलन है जिसे जाना जाता है मुबैयान, दीवान, तुर्की का प्रोसोडी संकलन या फिर बाबरनामा के नाम से। तो मसनवी को किस नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन है। मसनवी को जाना जाता है मुबैयान नाम से, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसा लिखा हुआ है, यह बाबर के द्वारा मुस्लिम कानूनों का संकलन है, मुबैयान, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, धर्म युद्ध या फिर जजिया? तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम, मतलब इस्लाम की फतह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम है? इसी वीडियो में मैंने कुछ देर पहले बताया था। महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह या फिर राजा रतन सिंह? आंसर क्या हो जाएगा? राजा रतन सिंह, ठीक है, राजा रतन सिंह, याद रखिएगा। 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना हुई थी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और उसी में जिक्र किया हुआ है इसका, ठीक है, राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान whom निजामुद्दीन औलिया वाज नॉट ऑब्लिग्ड टू मीट हिम? मतलब निम्नलिखित में से निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। वैसे तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो किसी से भी भेंट नहीं करते थे, किसी भी सुल्तान से भेंट नहीं करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब उनसे भेंट करने गया था तो वो क्या किए थे? वो दूसरे दरवाजे से निकल गए थे, मतलब कि उन्होंने भेंट करने से इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी या फिर इस्लाम शाह सूरी? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसने हजरत आला की उपाधि जो है वो 1529 में ग्रहण की। 1529 में इसने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की, जब इसने नुसरत शाह को हराया था। बंगाल में नुसरत शाह को हराया था जब इसने, ठीक है, तब इसने हजरत आला की उपाधि धारण की, ठीक है। और 1539 ईस्वी में इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। 1539 ईस्वी में से इसने हुमायूं को पराजित किया, ठीक है, चौसा के युद्ध में, ठीक है, और तब जो है सुल्तान की उपाधि इसने ग्रहण की, ठीक है। और इसने क्या किया? खुतबा भी पढ़वाया इसके बाद और अपने नाम का सिक्का भी चलवाया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर शेर शाह सूरी? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे और इसने दिल्ली के निकट 1200 बाग लगवाए थे, ठीक है, 1200 बाग इसने फिरोज शाह तुगलक ने लगवाए थे, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली के निकट। चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी या फिर सिकंदर लोदी? ये तो आप सब लोगों को पता होगा, खास करके यूपी वाले जो हैं उनको निश्चित तौर पर पता होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी, निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करना इसका प्रमुख लक्ष्य था, ठीक है। इसके अलावा गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी ये भी आपका
सिकंदर लोदी से संबंधित है, गजे सिकंदरी, और यह जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था। ठीक है, तो ये सब कुछ पूछा गया, गजे सिकंदरी, गुलरुखी, यह सब कुछ पूछा जा चुका है। आगरा की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या फिर बहादुर शाह द्वितीय? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह था जो कि वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। ठीक है, और 1559 से लेकर 1806 ईस्वी, शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक इसने शासन चलाया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने। और इसको क्या कहा जाता था? अली गौहर भी कहा जाता था। अली गौहर भी इसको कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ओरिजिनल नाम अली गौहर ही था। शाह आलम द्वितीय के नाम से यह राजगद्दी पर बैठा था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वेली में हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो या फिर जोसिया चाइल्ड? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा आपका थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वेली के युद्ध में हराया था और यहीं से आपका पुर्तगालियों का पतन हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश? तैमूर के आक्रमण के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना हुई थी तैमूर के आक्रमण के बाद। 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था और 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की 1414 ईस्वी में, और 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था, तैमूर लंगन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? गुलामों का शौक था, किसको शौक था? याद रखिएगा, गुलामों का शौक था फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, इसी ने सबसे ज्यादा नहर भी खुदवाए, इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा गुलाम भी थे, इसी ने फलों का भी गुणवत्ता में सुधार का प्रयास किया था, सबसे ज्यादा बाग भी लगवाए थे। सारा का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा। 1,80,000 के करीब इसके दास हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और इसने उनकी रक्षा के लिए या फिर उन पर निगरानी के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इनको वेतन जो दिया जाता था 10 से लेकर 100 टन का वेतन दिया जाता था, जिससे राजस्व को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने व्यापार में अंग्रेजों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियर, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय? तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फर्रुख सियर। फर्रुख सियर ने, मुगल बादशाह था जो कि फर्रुख सियर, उसने अंग्रेजों की मदद के लिए महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था। कब किया था? 1717 में। 1717 में जारी किया था। और तब क्या हुआ था? जॉन सरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जो है वो पहुंचा था फर्रुख सियर के दरबार में और उनसे व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। ठीक है, और साथ में अंग्रेजी सिक्के को मान्यता भी दी गई थी। ठीक है, अंग्रेजी सिक्के को भी मान्यता दी थी, किसने? फर्रुख सियर ने। ठीक है, और इसको जो है अंग्रेजी शासन का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये जो फर्रुख सियर का फरमान था, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर शेर शाह सूरी? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए भी इसी ने काम किया था। ठीक है, और इसने क्या किया? नियुक्ति हेतु ऑफिसेस खोले थे। ठीक है, नियुक्ति जैसे नियोजनालय आज के डेट में होता है ना बिहार में, उसी तरीके से नियुक्ति के लिए ऑफिस भी खोला था। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय कौन बना? बार्थोलोमियो डियोज, वास्को डिगामा,
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या फिर अल्बुकर्क। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक यह रहा था पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है, पुर्तगाली वायसराय रहा था। और इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। इसका कहना था कि जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं, ठीक है, जितने भी समुद्र मार्ग से व्यापार होते हैं और उसके जितने भी रास्ते हैं, सब पर पुर्तगालियों का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। यही इसकी महत्वाकांक्षी पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए यह जाना जाता है। उसके बाद आया था आपका अल्बुकर्क। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए लिखा है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक? यह किसके लिए लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसा लिखा है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला प्रथम सुल्तान था। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला यह पहला सुल्तान था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया? खलीफा से पद का मान्यता इसने नहीं लिया, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और राजत्व का जो सिद्धांत था बलबन का, उसको इसने पुनर्जीवित किया था, ठीक है। तो यह भी जो है बलबन की तरफ बड़ा ही कट्टर था, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देख लेते हैं। मुगल प्रशासन में मददे मास किसको इंगित करता है? चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि यानी कि रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू लर्नेड पर्सन्स, सैन्य अधिकारियों को दिया जाने वाला पेंशन टू आर्मी पर्सन, या फिर बुआई कर यानी कि कल्टीवेशन टैक्स। तो मददे मास, मदद से तात्पर्य ही है कि यह जो है मदद स्वरूप दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका विद्वानों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था सयूर गाल। ये जो भूमि दिया जाता था इसको क्या कहा जाता था? इसको सयूर गाल कहा जाता था, याद रखिएगा। यह जो है आपका वंशानुगत होता था, मतलब कि जिसको दे दिया गया उसका वंश जो आगे का आता जाता था उन सबको वो ट्रांसफर होता जाता था वो भूमि, ठीक है। और इसका निरीक्षण जो किया जाता था, निरीक्षण करने के लिए सदर नाम का एक अधिकारी हुआ करता था, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली या फिर अबुल हसन? दास्ताने अमीर हमजा की दास्तान का चित्रांकन किया गया, या चित्रकला का एक नाम कह सकते हैं, दास्ताने अमीर हमजा, ठीक है। और इसका जो है किसने किया यह कहना संभव नहीं है, क्योंकि यह जो है अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था, और अकबर के शासनकाल में हुमायूं के शासनकाल में शुरू हुआ था, और अकबर के शासनकाल में जाकर के यह पूर्ण हुआ था, बहुत लंबे समय तक पूर्ण किया गया था, ठीक है। और इसलिए जो है मीर सैयद अली ने इसकी शुरुआत की थी, इसको बनाने की, और अब्दुल समद ने इसको पूरा किया था, ठीक है। तो चूंकि अब्दुल समद ने पूरा किया था इसलिए अब्दुल समद को ही हम लोग लेकर के चलते हैं आंसर। तो आंसर इसका जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। वैसे इसमें कंफ्यूजन जरूर है, ठीक है, लेकिन बीपीएससी ने ए सही माना है तो हम लोग भी ए लेकर के ही चलते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण प्राधिकरण क्या था? चौधरी, रावत, मलिक या फिर रैयतवाड़ी? तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण प्राधिकरण कौन था? चौधरी था। नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बलबन? अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी से 10 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसको कुरान ख्वां भी कहा जाता था, कुरान ख्वां भी इसको कहा जाता था, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सुर लय ताल के साथ ये कुरान पढ़ा करता था, ठीक है। और दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था, यह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। इसी ने तुर्की शासन की नींव डाली थी, कहां पर? भारत में, ठीक है। और 1208 ईस्वी में गियासुद्दीन के द्वारा जो है
इसको दास्ता से मुक्ति दी गई थी। ये भी याद रखिएगा, किसने इसको दास्ता से मुक्ति दी? गियासुद्दीन ने दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या फिर राणा रतन सिंह? राणा रतन सिंह हो नहीं सकता, मलिक काफूर हो नहीं सकता, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, 1296 ईस्वी में क्या हुआ कि रामचंद्र देव ने आय भेजने का वादा किया। मतलब कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन का एक आक्रमण हुआ था, जिसके फलस्वरूप जो है उसने रामचंद्र देव ने अपना जो आय था, राजस्व से प्राप्त जो आय था, वो अलाउद्दीन को भेजने का वादा किया था। लेकिन इसने क्या किया कि 1297 में, 1305 में और 6 में, मतलब कि 1304 तक तो भेजा, लेकिन 1305-6 में इसने जो है अपना राजस्व से उत्पन्न आय उसको नहीं भेजा, अलाउद्दीन को नहीं भेजा। और इसी कारण से गुस्से में उसने क्या किया, 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेज दिया। ठीक है, और आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो 1307 में आक्रमण किया था देवगिरी पर। उस समय रामचंद्र देव वहां का शासक था और मलिक काफूर के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? सेना अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी या फिर पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो था वह लोक आचरण का अधिकारी था। जन आचरण के निरीक्षण विभाग का यह प्रधान हुआ करता था और अकबर के शासनकाल में यह विभाग था। ठीक है, यह विभाग किसके समय में था? अकबर के शासनकाल में था। और अकबर ने क्या किया था? लोक आचरण सुधारने के लिए मदिरा और वेश्याओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मदिरा और वेश्याओं पर प्रतिबंध किसने लगाया था? अकबर ने लगाया था। चलिए आगे देख लेते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, मतलब कि रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ प्रिस्टली क्लास। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। आंसर क्या हो जाएगा? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, मतलब लोक भाषा में इन्होंने क्या किया? अपना जो भाषण था, अपना जो शिक्षा था वो दिया सभी भक्ति संतों ने। ठीक है, और इससे क्या हुआ? जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, बंगाली हो गया, ये सब का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ इनके कारण, भक्ति संतों के द्वारा जो भाषण दिए जाते थे उनके कारण। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, ब्रिटिश शासन के दौरान खसखस की खेती के लिए भारत के किन क्षेत्रों को जाना जाता था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या फिर असम? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बिहार। बिहार में खसखस की खेती बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? अकबर, जहांगीर, नूरजहां या फिर शाहजहां? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका नूरजहां। नूरजहां ने बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा। कहां पर? आगरा में। ठीक, याद रखिएगा, नूरजहां ने बनवाया था। 1622 से लेकर 1628 ईस्वी के बीच में नूरजहां ने यह मकबरा बनवाया। और यह जो है रेक्टेंगुलर है, मतलब कि आयताकार है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि यह जो है आयताकार है और संगमरमर से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और एक और चीज याद रखिएगा कि संगमरमर से तो बना हुआ है ही, साथ में यह जो है पित्राडुरा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, पित्राडुरा टेक्निक से बना हुआ है। पित्राडुरा टेक्निक क्या होता है कि इसमें संगमरमर पर जो है बहुत सारे रत्न जड़े जाते हैं। ठीक है, तो उसको पित्राडुरा टेक्निक कहा जाता है। ठीक है, और पित्राडुरा टेक्निक से बना हुआ यह पहला इस्लामिक भवन है, यह भी याद रखिएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया किसने? नूरजहां ने बनवाया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532, 1531, 1533, 1536 ईस्वी? आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1532 ईस्वी।
ठीक है। 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने प्रथम बार आक्रमण किया था। 1531 में इसने जो है कलिंजर पर आक्रमण किया। 1531 में इसने कहाँ आक्रमण किया? कलिंजर पर आक्रमण किया। और 1532 में इसने जो है रायसीना का किला भी जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या फिर संपत्ति कर। बटाई शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है मध्यकाल में, तो ये क्या हो जाएगा? लगान निर्धारण का तरीका था। आंसर क्या हो जाएगा? लगान निर्धारण का तरीका था ये बटाई शब्द। ठीक है, अब इसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषकों के बीच में किया जाता था। राज्य और किसानों के बीच में, कृषकों के बीच में वास्तविक उपज का बंटवारा इसके द्वारा किया जाता था। बटाई इसी को कहा जाता है। चलिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये तो पहले भी देख चुके हैं हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बिरबल। आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये भी पहले देख चुके हैं। प्रताप रूप, ये क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ये नया क्वेश्चन है। बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं या फिर अकबर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा अकबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, दास प्रथा को समाप्त किया। उसके बाद 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, ये सब पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं, अपने मन से नहीं बता रहा हूं। उसके बाद अकबर ही था जिसने बाल विवाह और सती प्रथा को भी रोकने का प्रयत्न किया था। ठीक है, तो समाज सुधार के बहुत सारे कार्य इसने किए थे। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दारुल सफा क्या था? एक सैनिक घर, एक खैराती हॉस्पिटल, एक पुस्तकालय या फिर तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो ये जो दारुल सफा था ये क्या था? एक खैराती हॉस्पिटल था जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदार, ग्रामीण समुदाय, मुकद्दमस या फिर किसानों के द्वारा, किसानों के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्ती जो है वो जमींदारों के साथ की गई थी। अस्थाई बंदोबस्ती लेकर कौन आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आया था। कब लेकर के आया था ये? तो 1793 ईस्वी में, याद रखिएगा 1793 ईस्वी में लेकर के आया था। और सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था? बंगाल एवं बिहार में सबसे पहले यह लागू हुआ था अस्थाई बंदोबस्ती। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का प्रोग्राम है ये समाप्त होता है। इसमें आपका 64 तक का, 64वीं बीपीएससी तक का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा सम्मिलित कर लिया गया है। 65वीं, 66वीं और 67वीं जो कैंसिल हुआ है उसको भी हम लोग जल्द ही लेकर के आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री दोनों के वीडियोज लेकर के हाजिर होऊंगा और साथ में एंशिएंट हिस्ट्री के भी वीडियो जरूर आएंगे। ठीक है, तो मैं चंद्रवर्धन फिलहाल आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।